हम्म। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज सीयूटी की 8वें नंबर की क्लास है और इस क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ में कुछ कुछ डिस्कशन किया था, लाइक सिस्टम कॉल और कितने टाइप की सिस्टम कॉल होती है। बेसिकली सिस्टम कॉल का फीचर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिस्टम कॉल होती क्या है और क्यों इसको हम यूज किया जा करते हैं मैक्स, है ना। और प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, बट हम थोड़ा सा जल्दी से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे एंड देन हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस किस तरह से प्रोसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, अगर आपने नाम सुना हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि सिस्टम कॉल है क्या। सिस्टम कॉल वो मीडियम है जो इंटरेक्ट करता है यूजर प्रोग्राम को और एक रिक्वेस्ट करेगा सर्विस को जो कि कर्नल से लेता है। बेसिकली एक इंटरेक्शन करता है, मैंने आपको बताया था। और ये इंटरेक्शन जो है, देखो, अ सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल है उससे क्या लेगा, रिक्वेस्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कर्नल है वहां से सर्विसेस लेगा। क्यों जरूरी है? लाइक अगर आप कोई फाइल बनाते हो, फाइल बनाना है, फाइल डिलीट करना है, फाइल अपडेट करना है, फाइल में कोई भी डेटा आपको एंटर करना है, सिस्टम कॉल का यूज होगा। फाइल के बाद में मेमोरी मैनेजमेंट करना है आपको, कुछ भी, एनीथिंग जो भी आपको करना है वो सब सिस्टम कॉल के द्वारा होता है। लाइक कई कई तरह की सिस्टम कॉल्स हैं। लाइक हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो एक सिस्टम कॉल होगा, है ना। आपको कोई फाइल करना है, फाइल के साथ में कोई मैनिपुलेशन करना है तो होगा। कोई भी प्रोसेस के साथ में करना है तो प्रोसेस वाली एक सिस्टम कॉल होगी। हार्डवेयर डिवाइसेस कोई कनेक्ट होती है उसके साथ में भी आपको सिस्टम कॉल की नीड होती है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 5 तरह की सिस्टम कॉल हम लोग यूज करते हैं। एक तो कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए, गेट टू मतलब सिस्टम की डेट टाइम, गेट सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी डिवाइसेस आप लगाते हो, चाहे इनपुट लगाओ चाहे आउटपुट लगाओ, फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस कंट्रोल, इन सभी के लिए हम सिस्टम कॉल यूज करते हैं। इसके बाद मैंने अलग अलग आपका तरीका मतलब बारे में बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल का काम है कि प्रोसेसेस जितनी भी हो रही हैं उनके बारे में, लाइक अवॉर्ड करना, क्रिएट करना, एग्जिट करना, जितनी भी प्रोसेसेस हैं आपकी, टर्मिनेट करना, ये सारी प्रोसेसेस में प्रोसेस कंट्रोल वाली सिस्टम कॉल होगी जो यूज होती है। फाइल मैनेजमेंट में फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, टर्मिनेट करना, फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, ये सारी फाइल मैनेजमेंट। इसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस भी रीड होती है, राइट होती है डिवाइसेस में भी, है ना। गेट डिवाइसेस, सेट डिवाइसेस, ये सारी चीजें, रिलीज डिवाइसेस। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में सेट टाइम, गेट, है ना, गेट टाइम, सेट टाइम, ये सारी जो आपके सिस्टम के जो डेटा टाइम होता है ये इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में आता है। फिर कम्युनिकेशन, लाइक कम्युनिकेशन में भी अगर आप कोई भी सम एग्जांपल, लाइक हमने बताया था आपको कि क्रिएट कर रहे हो, आप डिलीट कर रहे हो कम्युनिकेशन कनेक्शंस को, है ना, सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ये सारे जो हैं वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैक्सिममली पूछे जाते हैं। अगर हम सिस्टम कॉल की बात करें तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि फोक सिस्टम कॉल किस कारण किस लिए यूज की जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रोसेस को क्रिएट करना होता है तो फोक सिस्टम कॉल का हम यूज करते हैं, लेकिन ये सिस्टम कॉल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है, याद रखिए, ये यूनिक्स की है। अगर हम विंडोज में बात करेंगे तो विंडोज में क्रिएट प्रोसेस नाम की सिस्टम कॉल है जो क्रिएट करेगी किसी प्रोसेस को। एग्जिट प्रोसेस नाम की सिस्टम कॉल है विंडोज में जो किसी भी प्रोसेस को एग्जिट करेगी। वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट सिस्टम कॉल है जो विंडोज में काम करेगी, लेकिन यहां पर वही सिंपल तरीके से फोर्क, एग्जिट और वेट। अब आप ध्यान से देखिए, ये नाम बहुत शॉर्ट हैं और ये नाम बहुत लेंदी हैं, क्योंकि पहले हम लोग कमांड शेल पे ही काम करते थे, यूनिक्स वगैरह सबसे पहले हम लोग डेवलप कर लिए थे, तो बहुत ही शॉर्टकट पकड़े। इनसे कई सारी दिक्कतें थी कि हम समझ नहीं पाते थे कि एग्जैक्टली किस कारण से ये यूज की जाती थी। विंडोज में आए, थोड़ा सा उन्होंने सिंपल कर दिया कि भैया क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि इसका एग्जैक्टली काम क्या होता है। ठीक है। इसी तरह से जब फाइल मैनिपुलेशन करते थे तो फाइल मैनिपुलेशन में ओपन, रीड, राइट, क्लोज, ये सिस्टम कॉल है, जबकि यहां पर क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल और क्लोज हैंडल, ये बहुत इजीली याद की जा सकती है। इसी तरह से अगर हम डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें तो LOCTL,
जो कि सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल मोड और राइट कंसोल मोड है। ठीक, तो ये बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं, लेकिन अब इतनी सारी सिस्टम कॉल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हम याद कर पाए। तो जो याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, ना याद रह जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ याद रह जाएंगी। जैसे कि फाइल मैनिपुलेशन में आपको पता है, ओपन करते हैं, रीड करते हैं, क्लोज करते हैं और राइट करते हैं, ये तो याद आपको हो जाएंगी। ये भी याद हो जाएगी कि प्रोसेस और फाइल तो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब डिवाइस में वाली हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर भी रीड आता हो, यहां पर भी रीड आता हो, दोनों जगह दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहां पर विंडोज में रीड कंसोल, राइट कंसोल, सेट कंसोल है। तो जितनी याद हो पाए उतनी याद करने की कोशिश करेंगे। मेन अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्क वाले से, वेट वाले से। वेट पूछा जाता है, फोर्क पूछा जाता है, ये ज्यादातर पूछी जाती हैं। सी एच मोड कहां पर गया, ये है सी एच मोड। ये एक्चुअली में सेट फाइल सिक्योरिटी वगैरह के लिए करते हैं। वो अभी इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, इतना याद भी नहीं रह पाएगा। दो तीन पूछते हैं, वो तो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, इतना याद नहीं कर पाओगे। फिर मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज क्या हो सकती हैं? एक एनवायरनमेंट आपको दे दिया जाएगा और उस एनवायरनमेंट में कई सारे जो प्रोग्राम्स होंगे वो कन्वीनियंट मैनर में आपके एग्जीक्यूट होंगे। लाइक मैंने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, आईओ ऑपरेशन होगा, फाइल सिस्टम्स होंगी, कम्युनिकेशन होगा, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग एंड एरर डिटेक्शन। दीज आर द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ऑल्सो दिस फीचर इज अ सिस्टम सर्विसेज। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम आर्किटेक्चर समझें तो यदि आप ध्यान से देंगे, ये आपका ये यूजर बैठा है या यूजर का प्रोग्राम है जो इंटरेक्ट करेगा किससे, किस कमांड सिस्टम पे काम करेगा, से इंटरेक्ट करेगा। लाइक जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन सिस्टम, ये यूजर का इंटरफेस है। इसके बाद चूंकि ये हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली किससे कॉल करेंगे, सिस्टम कॉल से इंटरेक्ट करेंगे। और सिस्टम कॉल को जो सर्विसेज मिलेंगी वो कहां से मिलेंगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है, एज वेल एज यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, ये हमने अलग से नाम भी दे रखे हैं। इसी को हमने पढ़ा भी था, बहुत इजीली पढ़ा था। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना, तो प्रोग्राम क्या है? एक तरीके से मैंने बताया था कि प्रोसेस अगर आप करते हो तो प्रोसेस जो है वो आपका क्या है? एक तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है ना, जो किसी प्रोग्राम के माध्यम से ही होता है ना। और प्रोसेस क्या है? एक इंस्टेंस है किसी भी प्रोग्राम का। तो वो प्रोसेस जब हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो वो मेमोरी में लोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, है ना। बहुत सारे इसमें जो फीचर्स होंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होगा, ये सारी चीजें होती है। आईओ ऑपरेशन में ड्राइवर्स वगैरह हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो ड्राइवर का काम क्या है? वो हाइड करके रखता है अपनी इंफॉर्मेशन, बट आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद बात करेंगे फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की। तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस का भी यूज करते हैं अपनी फाइल को स्टोर करने के लिए। अलग अलग मीडिया का यूज करते हैं अलग अलग पर्पज के लिए, लाइक सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, है ना, फ्लैश मेमोरी, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर बात करेंगे फाइल सिस्टम में और भी कई सारी चीजें होती है, फाइल को रीड करना, राइट करना, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो फाइल सिस्टम के द्वारा हमको मिलती हैं। कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ द प्रोसेसेस दैट द शेयर मेमोरी पेरिफेरल डिवाइसेस। थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ और इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। क्योंकि थोड़ा स्पीड से इसीलिए कर रहे हैं कि एक बार आपको रिवाइज हो जाए जिन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ भाई ठीक है, सी एच मोड। अच्छा, सी एच मोड का जो हम लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं मोड होता है, ये यूनिक्स में ही होती हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, तो इसलिए ध्यान मत दो उस पर भी। और द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल द प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट विद वन अनदर, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ही कम्युनिकेशन है। फिर एरर हैंडलिंग के लिए भी हम लोग चूंकि एरर हैंडलर्स भी होते हैं जो चेक करते रहते हैं कि प्रोसेस, है ना, अप्रोप्रिएट एक्शन अगर आपने लिया है कि नहीं लिया है ना। जैसे कई बार आप कोई भी डिवाइस लगाते हो तो वो बता देता है एरर्स मेमोरी में, या लाइक सीपीयू, आईओ डिवाइसेस और मेमोरी हार्डवेयर, जो भी एरर्स होती है ना, अगर आईओ लगाते हो तो आईओ नॉट सपोर्टेड
एक एरर ही होती है ना एक तरीके से, ये मतलब है एरर हैंडलिंग। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको मैनेजमेंट करेगा वो, है ना। अब बात करेंगे हम प्रोसेस, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं। प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इंप्लीमेंटेड इन द सिस्टम। और प्रोसेस इज बेसिकली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मैंने बताया था प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम का ही एग्जीक्यूशन है, बस प्रोसेस को हम इंस्टेंस बोल देते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो आपको कोई टास्क परफॉर्म करेगा, और वो टास्क जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है। लाइक सपोज दैट इफ यू यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दैट इज अ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में आप कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है। So to put it in a simple terms, we write our computer program in a text file, and when we execute this program, it becomes a process which prefers all the tasks mentioned in the program. जितने भी आपके preferred टास्क हैं वो आपके प्रोग्राम में मेंशन होते हैं। मैंने बताया था ये चार पोर्शन में डिवाइडेड होता है, एक स्टैक होता है, हीप होता है, डेटा होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आपका जो है वो इन चार पोर्शन में डिवाइडेड होता है। बेसिकली हीप हमारा जो है वो डायनेमिकली एरिया होता है। स्टैक में हम लोग पैरामीटर पासिंग रखते हैं, रिटर्न एड्रेसेस और वेरिएबल्स रखते हैं, लोकल वेरिएबल्स वगैरह रखते हैं। डेटा जो है हमारा वो कैसा भी है, लाइक किस तरह से हो सकता है, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह होते हैं। टेक्स्ट में हम लोग बेसिकली करंट एक्टिविटी रखते हैं, लाइक द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर्स, ये कंटेंट होता है। हीप जो है वो डायमेंटिकली होता है, और फंक्शन या पैरामीटर पासिंग, रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स, ये चीजें किसमें होती हैं, स्टैक में होती है। डेटा में क्या होता है, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स। अभी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस बात को। हीप में डायनेमिकली एलोकेटेड जितनी भी मेमोरी होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस इट्स रन टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये प्रोग्राम है, किसी भी लैंग्वेज में हमने एक प्रोग्राम ले लिया, लाइक सी लैंग्वेज का ये एक सैंपल है जिसपे हमने इसको लिया है, क्योंकि अगर आप जानते हो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शुरुआती तौर पर असेंबली लैंग्वेज और इन सभी में लिखा गया था, देन सी और सी प्लस प्लस पर भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्लीटली सी लैंग्वेज पर डेवलप्ड है। सो बेसिकली शुरुआती दौर में हमने ये प्रोग्राम लिया, और प्रोग्राम में अगर हम चाह रहे हैं कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हेलो वर्ल्ड एक इंस्ट्रक्शन है जो किसके द्वारा एग्जीक्यूट की, प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम है कि किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी वैल्यू को आप स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर दिखा दो, कंसोल आउटपुट स्क्रीन पर दिखा दो। तो ये एक प्रोसेस थी जो हमने एग्जीक्यूट कर ली, है ना। इस प्रोग्राम को आप प्रोसेस बोल सकते हो, याद रखो। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। A computer program is a collection of instruction that performs a specific task when executed by a computer. So when we compare a program with process, we can conclude that a process is dynamic instance of a computer program. A part of the computer program that performs a well-defined task is known as a algorithm. हमने क्या बोला, a part of computer program मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम का एक पार्ट क्या है, दैट परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड टास्क, जो भी है वो क्या होगा, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब एक सीक्वेंसर मैनर में एग्जीक्यूशन हो उसी चीज का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एल्गोरिथम। सो अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा रेफर टू एज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर मतलब यही होता है बेसिकली। कई सारे प्रोग्राम्स होंगे, मिलियंस ऑफ द प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जिसमें एग्जीक्यूट की जाए। ठीक है, उसी को आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, जिसमें लाइब्रेरीज हो सकती हैं, डेटा होगा, प्रोग्राम्स होंगे जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़े। प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होगी, प्रोसेस लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट पासेस थ्रू द डिफरेंट स्टेट, दीज स्टेट्स मे डिफर इन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक अगर आपने सुना हो रेडी स्टेट, एग्जीक्यूटेबल स्टेट,
रनिंग स्टेट जिसको हम बोलते हैं, ये नाम जो है वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकते, है ना। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग नाम होते हैं। स्टार्ट का मतलब सबसे बिगिनिंग हमारी यहीं से होती है, स्टार्ट स्टेट, जहां पर कोई भी प्रोसेस मतलब रेडी के लिए तैयार रहेगी, कोई भी फर्स्ट स्टार्टेड क्रिएटेड, मतलब या तो हम कोई भी स्टेट प्रोसेस को क्रिएट करें, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड एंड क्रिएटेड। और रेडी का मतलब यह है कि वो प्रोसेस जो वेट कर रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, या फिर वो प्रोसेस मतलब कि किसी दूसरी प्रोसेस को भी हम बोल सकते हैं रनिंग स्टेट में या वेटिंग स्टेट में है, और वेटिंग स्टेट के बाद में जब वो टास्क कंप्लीट होगा तो वो रेडी स्टेट में चली जाएगी, यानी एग्जीक्यूट होने के लिए वो रेडी है, सीधी सी बात ये समझिए आप। So the process is waiting to be assigned to a processor. Ready processes are waiting to have the processor allocated to them by the operating system so that they can run. And processes may come into this state after start state or while running it by it interrupted by the scheduler to assign CPU to some. इसका मतलब ये है कि या तो तुरंत असाइन की गई है कि भाई आपको अब एग्जीक्यूट होना है, तो मतलब वो रेडी स्टेट में चला गया, या फिर किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा इंटरप्शन किया गया है, उसको रोक दिया गया है, और है ना, रोक दिया गया है, तो उसके लिए भी वो रेडी स्टेट में ही रहेगा। फिर रनिंग का मतलब जब प्रोसेस असाइन कर दी गई प्रोसेसर के द्वारा, तो ओएस शेड्यूल कर देगा उसको रन होने के लिए, है ना। वेटिंग स्टेट कब हो सकती है कि जब कोई प्रोसेस मूव कर रही है वेटिंग स्टेट से, मतलब उसको कोई भी रिसोर्स नहीं मिल रहा है। सपोज दैट कि अगर हमें आईओ ऑपरेशन की नीड है उस प्रोसेस के लिए, तो अगर आईओ कहीं दूसरी जगह पे बिजी है तो उस स्टेट में वो वेटिंग में रहेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस आईओ को यूज कर रही है ना, और आईओ अभी जब तक फ्री नहीं है तो तब तक वो वेटिंग में ही चल रहा है, या फिर दूसरी प्रोसेस को भी आईओ की जरूरत होती है। अभी एक आगे सर्टेन कंडीशंस बनेगी डेडलॉक वाली कि एक रिसोर्स को एक होल्ड करके बैठा हुआ है, और वो तब तक होल्ड करके बैठा है लेकिन उसका कोई काम नहीं कर रहा है। वो कई लोग होते हैं ना कि कुछ काम दे देते हैं उनको, है ना, और वो काम को रख के बैठे हैं, ना तो कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ऐसी आगे सिचुएशन बनेगी डेडलॉक की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, बेसिक्स इस पर बेस जो है क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कई सारे। इसके बाद में टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई तो वो हमारी आउट हो गई। अब थोड़ा इस डायग्राम से समझते हैं, इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये हमारे पास में कोई भी स्टेट है, यानी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। स्टार्ट बोले या न्यू बोले एक ही बात है। एडमिट हुई, रेडी क्यू में आई, ठीक है, रेडी में आई। जब रेडी में आई तो यहां पर या तो ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगी जो कि रनिंग स्टेट में होगी, और रनिंग स्टेट में सपोज दैट कि कोई इंटरप्शन आता है तो ये वापस इसको भेज देगी कि भैया इंटरप्शन आ गया है, अभी आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। और रनिंग स्टेट में जाने के बाद एक और चीज हो सकती है कि भाई आपको आईओ इंटरप्ट मिल नहीं रहा था, तो उसने कहा कि भाई आप वेट करो, थोड़ी देर बाद आपको शेड्यूल करेंगे, तो फिर वो हो सकता है कि यहां पर उसको रेडी क्यू में दोबारा से भेजा जाए, है ना, आईओ और इवेंट कंप्लीशन, ठीक है। तो फिर वहां से फिर ये रन होगा, और रन के बाद में एग्जिट होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका प्रोसेस लाइफ साइकिल है। नहीं, क्लास 7 का कंटेंट अपलोड है क्लास 7 के नाम से, ये जो क्लास का नाम होगा उसी क्लास के नाम से वो अपलोड होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। क्लास 7 का जो कंटेंट है वो अपलोडेड है, आपको समझ में आ गया वन शॉट में। थोड़ा स्पीड से था, एक बार कंटेंट पढ़ना, ठीक है। नहीं नहीं, अपलोडेड है। इंटरप्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक कारण है जिसके कारण से उस प्रोसेस को रोक दिया गया है। अब वो प्रोसेस में इंटरप्शन कैसे हो सकता है, लाइक अगर आप कोई भी इनवैलिड डिवाइस यूज कर रहे हो, आप खराब डिवाइस यूज कर रहे हो, या कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कनेक्ट नहीं हो पा रही है, दैट इज इंटरप्शन, ठीक है।
या आपका कई बार ऐसा होता है पोर्ट ढीला होता है, जब आप देखते हो ना, कभी कभी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो कि वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो अगर आपका पोर्ट ढीला है, लूज होता है, तो उस दौरान भी एक इंटरप्शन क्रिएट होगा। दैट इज द इंटरप्शन, मतलब एक बाधा, कि कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हो, उस दौरान कोई बाधा आपको हुई उस काम को करने में, ठीक है, दैट इज अ इंटरप्शन। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक is a data structure maintained by the operating system for every process. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? जैसा उसका नाम है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसमें एक प्रोसेस से रिलेटेड हर एक जानकारी उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है? एक प्रोसेस के लिए डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। अब उसमें क्या क्या जानकारी जरूरी हो सकती है, जैसे कि प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है उसकी स्टेट क्या है। स्टेट मतलब रेडी, वेटिंग, रनिंग, ठीक है, समझ रहे हो ना? दैट इज द स्टेट। प्रोसेस नंबर, लाइक हमने कोई भी प्रोसेस P0, P1, P2 ये नाम दे दिए। रेडी स्टेट है ना, रेडी, रनिंग, ये हमारी है प्रोसेस स्टेट्स। एंड प्रोग्राम काउंटर, मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर की क्लास में कि प्रोग्राम काउंटर का काम यह है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होने वाली उसका एड्रेस रखता है। ये प्रोग्राम काउंटर क्या रखता है? नेक्स्ट, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये हमारा P0, P1, P2। और किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए रजिस्टर्स, जो भी जरूरी रजिस्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ मेमोरी लिमिट्स का मतलब ये है कि जो भी आपको मेमोरी, कोई भी प्रोसेस के लिए आप कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी। और जरूरी आपको उसके लिए कोई भी फाइल्स होती हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, और भी बहुत सारी चीजें, अभी हम आपको वन बाय वन बताएंगे कि क्या क्या चीजें होंगी। तो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये सारी जानकारी एक बॉक्स में कलेक्ट रहती है, मतलब इसलिए उसको बोला प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो द the PCB is identified by an integer process ID। कोई भी प्रोसेस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जब तक उसका आप आईडी नहीं दोगे, है ना। लाइक अगर आपने बोला कि प्रोसेस P0, तो प्रोसेस P0, अगर हमारे पास में प्रोसेस P0 है जिसका हमने नाम दे दिया है, एक प्रोसेस है P0, उस प्रोसेस P0 से रिलेटेड उसकी स्टेट क्या है, उसका प्रोग्राम काउंटर मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होने वाली है, उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स लग रहे हैं, उसमें क्या मेमोरी लग रही है, कितनी मेमोरी लग रही है, और उसके लिए कौन सी जरूरी फाइलें हमने ओपन की हैं। अभी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल से भी हम चीजें बताएंगे क्या क्या है। तो वो सारी प्रोसेस से रिलेटेड जानकारी रखता है, इसलिए बोल रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्योंकि देखिए, आप नॉर्मली जब रियल टाइम एप्लीकेशंस पर वर्क करते हो तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, और हर प्रोसेस की जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है। पर कैसे होगी? अगर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा। उसने आपको एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बना लिया। ये ठीक आप ऐसे ही समझिए कि जैसे हमने आपको कोई टास्क दिया, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग चार लोगों को हमने चार टास्क दिए, तो आपने एक अपनी नोटबुक मेंटेन की है, आपने अपनी नोटबुक मेंटेन की है, लेकिन मेरे पास में भी उसका रिकॉर्ड है, एक मैंने भी मेंटेन कर रखी है आपके चार लोगों के नाम से। तो अगर सपोज दैट कि A B C D चार प्रोसेसेस हैं या चार बंदे हैं जो कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोसेस A की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, प्रोसेस बी की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, प्रोसेस सी की, प्रोसेस डी की, चारों की अगर मेरे पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, सो दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जैसे कि आपने कहा कि मुझे ये काम करना है, तो इस काम को करने के लिए मुझे ये चीजें लगेंगी, मैंने आपको वो सारे रिसोर्सेस दे दिए। जैसे ही आपको मैंने सारी चीजें दे दी तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये
2 रजिस्टर्स लगे, मुझे ये प्रोग्राम इतनी मेमोरी लगी, या मुझे ये फाइल्स ओपन करने को चाहिए, तो दीज आर द इंफॉर्मेशंस लाइक, है ना। तो वो एक प्रॉपरली मेंटेन किसमें किया आपने, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। इसलिए the architecture of the process control block is completely dependent on operating system and may contain different information in different operating system. Here in the simplified diagram, that means कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक सैंपल है कि प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट्स और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लगभग ये सारी चीजें तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग लगभग सेम होंगी। इसके अलावा भी और अलग अलग चीजें भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकती हैं। सो द पीसीबी इज मेंटेन्ड अ प्रोसेस थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम एंड इज डिलीटेड वंस द प्रोसेस टर्मिनेट्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा पीसीबी हम बनाते हैं ये थ्रू आउट लाइफ टाइम रहेगा। अगर आपने कोई प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया तो वो आपकी जानकारी डिलीट कर देगा। समझ में आ गई बात? जैसे अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर आप किसी शॉप पर अपना उधार खाता चलाते हो, आपका आपने कंप्लीटली उसको पेड कर दिया, तो वो क्या करता है, काट देता है, भैया आप आपका काम खत्म, तो आपका अकाउंट डिलीटेड। ये ठीक वैसे ही करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तब तक करता है ना, जब तक कि कोई प्रोसेस को हम टर्मिनेट ना कर दें। ठीक है, क्लियर? अदरवाइज ये लाइफ टाइम काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है भाई। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की पीडीएफ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। अभी आप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें आप सिर्फ वो चीज पढ़िए, बीच से अलग तरह के क्वेश्चन मत करिए। अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे पूछ रहे हो ये उटपटांग क्वेश्चन। चलो, प्रोसेस स्टेट क्या है, द करंट स्टेट ऑफ प्रोसेस। जैसे भी हमने आपसे बात की कि या तो वो रेडी में है ना, या फिर थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, कि वो रेडी स्टेट में है या रनिंग स्टेट में है या वेटिंग है, वट एवर जो भी है, प्रोसेस आईडी उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जैसे हमने नाम दिया P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, या ABCD, या प्रोसेस 1 2 3, जो भी हम आप नंबर देना चाह रहे हैं वो उस प्रोसेस का नंबर होगा। प्रोग्राम काउंटर इज अ पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर होल्ड करके रखता है। सीपीयू रजिस्टर, जो रजिस्टर्स जरूरी हैं, है ना, कुछ रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए जो भी रजिस्टर जरूरी हैं वो सीपीयू रजिस्टर यूज करेगा। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन लाइक प्रायोरिटी। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ेंगे किसी भी प्रोसेस की शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो वो प्रोसेस की शेड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन भी रखता है कि भाई जैसे सपोज दैट कि अगर हमने इस प्रोसेस को तीसरे नंबर पर एग्जीक्यूट करना है, उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी है, तो वो उतने ही नंबर पर वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर लाइक अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, लाइक पेज टेबल, ये मेमोरी का पार्ट होता है। जब हम पढ़ेंगे पेजिंग तब आपको बताएंगे कि पेज टेबल बनती है। मेमोरी लिमिट्स, सेगमेंट टेबल डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब दिस इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, टाइम लिमिट्स और एग्जीक्यूशन आईडी। ये है अकाउंटिंग कि कितनी देर में कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, है ना, उसको कितना टाइम आपने दिया है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, यही सारी चीजें होंगी। IO स्टेटस इंफॉर्मेशन, दिस इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ IO डिवाइसेस एलोकेटेड टू द, जितनी भी उस प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट के एलोकेशन चाहिए डिवाइसेस के, वो इंफॉर्मेशन रखेगा। और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल का मतलब
कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एवरी प्रोसेस uses some files which need to be present in the main memory. जो जरूरी फाइल्स हैं जिसको उसको ओपन करने के लिए वो आप उसको मेन मेमोरी में देख ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो ओएस ऑल्सो मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले हम प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। आंसर दीजिए जरा इन क्वेश्चंस के। ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपको नोट करना है तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। यस, जैसा कि इस क्वेश्चन में अच्छा कहा गया है, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। देखिए प्रोसेस से रिलेटेड क्या आएगा? यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। सो आंसर बी होगा। यूनी टास्किंग अलग चीज हो गई, प्रोसेसिंग अलग चीज हो गई, यूनी प्रोग्रामिंग अलग चीज हो गई, ठीक है। क्या आएगा? यूनी प्रोसेसिंग। मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम का इंस्टेंस है, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूनी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की हमको नीड होती है, ठीक है। उसका एक एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखा है, अगर आप में लगता है तो आप नोट कर सकते हैं। जिसमें एक प्रोसेसर लगा है, देखिए मैंने बताया ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है। तो उसके लिए जैसे कि हमने बोला कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, लाइक आईओ इंफॉर्मेशन, लाइक सीपीयू रजिस्टर, लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब पीसीबी में ही हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन क्या? अगला क्वेश्चन है, ईच इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन। बेला पहले के जो प्रोसेसर्स आते थे वो यूनी प्रोसेसर ही होते थे, जिसमें एक प्रोसेस एक समय पर ही काम करती थी, ठीक है। जो पहले के सिस्टम्स थे वो यूनी प्रोसेसर ही थे। आज अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडो हमारा क्या है? मल्टी प्रोसेसर ही है तरीके से, है ना। आज के जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसिंग ही है, मल्टीपल प्रोसेस आपकी हो जाती है साइमल्टेनियसली, मल्टीटास्किंग भी है एज वेल एज। तो पहले के जो सिस्टम थे वो रहते थे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हर प्रोसेस में क्या होगा? अपना एड्रेस स्पेस होगा और उसके ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, इवन कुछ ओपन फाइल्स होंगी, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल एंड सिग्नल हैंडलर्स। सो इसका आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दीज, यानी जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रोसेस की। क्योंकि अभी हाल मैंने डिस्कस भी किया था आपसे पीसीबी के बारे में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एक प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसमें स्टोर होती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में।
ठीक है, चलो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन एड्रेस स्पेस। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये स्टैक होता है, ये हीप होता है, ये टेक्स्ट है, और ये डेटा है किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, stack, heap, segment or section. So each process also has a list of files which is opened by the process as well as all pending alarms, signals and various signal handlers. ठीक, नहीं इसका आंसर बेटा डी होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रीवियस क्लास देख, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक बार में रिवाइज तो कर दी है। फिर भी अगर लगे तो एक बार उसको रिपीट करके देख लेना, थोड़ा बढ़ा के देख लेना फास्टली। बाकी क्लास रोज देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ही हो रही है सारी, जितनी भी सेगमेंट चल रहे हैं। यस, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेसेस। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर होना चाहिए फोक। ठीक है, यस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इन यूनिक्स अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय fork system call, and fork system call returns a process id which is generally the process id for the of the child process created। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, बताइए, कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट हो सकती है। हाँ बताइए आंसर। ठीक है, अब बताओ। यस, इसका आंसर होगा बेटा डी, बिकॉज कोई भी प्रोसेस, नॉर्मल एग्जिट का मतलब कि कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में थी और रनिंग स्टेट में हो गई, उसका काम खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गई, ये हो गया नॉर्मल एग्जिट। फैटल एरर का मतलब ये है कि आपने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया, पर कुछ एग्जीक्यूशन कराते वक्त इंटरप्शन आ गया, दैट इज अ फैटल एरर। और एक दूसरी प्रोसेस के द्वारा भी वो किल्ड कर दी जाए। कई बार हम क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो जैसे हमने दूसरा कोई प्रोग्राम ओपन किया, वो कई बार ओपन करते हुए हमारी पहली बारी प्रोसेस बंद हो जाती है, होता है ऐसा, कई बार होता है। तो उसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस को अगर वो टर्मिनेट हो गई है, तो या तो दूसरी प्रोसेस के द्वारा किल कर दिया जाए। ठीक है, जैसी दूसरी प्रोसेस आई, उसने इंटरप्शन डाला और आपकी प्रोसेस पुरानी वाली बंद हो गई। ठीक है, यानी कि, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ, सॉरी, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी तीनों। ठीक, फैटल एरर में आपका वो डेटा भी हो सकता है, जो आप डेटा लाइक कई बार आपने देखा हो कि जीरो से डिवाइड कर दिया किसी भी इंटीजर नंबर को, है ना, या इनवैलिड डेटा को आप एक्सेस कर रहे हो, तो बेसिकली फैटल का मतलब, एक तो आप इनवैलिड डेटा को इनवैलिड डेटा एक्सेस भी बोल सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर बहुत डिटेल में लिखना हो तो मैं बताओ, अब लिखवा भी दूंगा। इलीगल इंस्ट्रक्शन को भी हम बोल सकते हैं, जो आप जिसको आप करते हो ना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, इलीगल इंस्ट्रक्शंस, तो उसको भी हम फैटल एरर ही बोलते हैं।
ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस? क्या है रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस? का मतलब क्या है? दो ए ऑप्शन होगा, व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। क्लियर? एक भी ऑप्शन नहीं होंगे, व्हेन अ प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन द कंप्लीटेड और व्हाइल प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू, नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन यही है, when a process is scheduled to after some execution has all the necessary resources which are required for the execution that process, when CPU is allocated process is ready for the execution। जब CPU सारे resources उसको allocate करा दे तो ready state कही जाएगी। मानिए हम वही कहते हैं ना कि हमने सारी चीजों, जैसे कई बार बोलते हैं कि आर यू रेडी, जिसका मतलब हमने अपनी पूरी बैकएंड की पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अब हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं ना। ठीक है, ये होती है रेडी स्टेट। चलो आगे बढ़े। व्हाट इज द इंटर, अच्छा ठीक है, कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, मूव करें। नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है कि इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? क्या आंसर है? बी। सिंपल सी बात है, व्हाट इज अ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। जब हम दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का बेसिकली जो मतलब ये होता है कि जब दो प्रोसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब कि जब सेम रिसोर्स की जरूरत होती है, लाइक दोनों प्रोसेस में, तो आपस में वो क्या कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, सपोज दैट, है ना। उसी को बोलते हैं, क्योंकि ये दो तरीके से होती है। आईपीसी को हम अचीव जब करते हैं तो एक तो हम मैसेज पासिंग, ठीक है, मैसेज पासिंग से करते हैं, और दूसरा हम करते हैं बेटा इसको शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट, शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट से। शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट का मतलब कि दोनों रिसोर्स एक ही शेयर्ड मेमोरी, मतलब एक ही मेमोरी को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी चीज, ये चीज फास्टिंग होगी, पर मैसेज पासिंग स्लोअर होगा एज अ कंपेरेटिव टू शेयर्ड मेमोरी। और मैसेज पासिंग को जो है वो हम सिस्टम कॉल के द्वारा ही अचीव कर पाते हैं, पर शेयर्ड मेमोरी के लिए कोई सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट होता है ना। इसलिए आंसर बी होगा, थ्रेड भी नहीं होगा। थ्रेड एक प्रोसेस का बहुत छोटा सा पार्ट होता है, टास्क जिसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, लिख लिया ये, आगे बढ़े। इसमें से अगर किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। नहीं, कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस नहीं होगा बेटा,
कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस कैसे होगा? उसे इंटर प्रोसेस थोड़ी ना बोलोगे। इंटर प्रोसेस का मतलब जब आप या तीन प्रोसेसेस की बारे में बात कर रहे हो, है ना, तभी तो बोलोगे इंटर प्रोसेसेस, है ना। वो इंटर प्रोसेस, वो वाला इंटर प्रोसेस मत समझो कि प्रोसेस के अंदर समझे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो नहीं होता है। इंटर प्रोसेस का मतलब जैसे बोला जाता है ना कि आप इंटर स्टेट खेलने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप स्टेट के अंदर नहीं, आप अलग अलग जगह पे भी दो जगह की बात कर रहे होते हो, राइट, है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो यहां पर भी वही चीज है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। और मैंने आपको बताया है कि ये बेसिकली आईपीसी जो अचीव्ड की जाती है शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग की। इसको सेम एड्रेस स्पेस को यूज नहीं करता, याद रखना, अलग अलग होगा। जैसे अपन शेयर्ड मेमोरी में बात करें ना, ये हमारा प्रोसेस ए हो गया, ये हमारा प्रोसेस बी हो गया, इसको ये भी यूज कर रहा है, इसको ये भी यूज कर रहा है, ये है हमारा शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, ये ए और बी दोनों एक ही मेमोरी को रेफर कर रहे हैं, तो दैट इज अ शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट जिसको आईपीसी अचीव करता है। और दूसरा एक और मेथड होता है, मैंने आपको बताया नहीं है, बता दिया शायद, है ना, मैसेज पासिंग। इसमें क्या होता है कि अलग अलग, यहां पर एक प्रोसेस ए है, यहां पर एक प्रोसेस बी है, और यहां पर ही कोई प्रोसेस है, जो कि यहां पर एक मैसेज होगा, यहां एक मैसेज होगा, और यहां पर भी एक मैसेज होगा। तो मैसेज पासिंग होता है, एक मैसेज दूसरे को मैसेज ऐसे चलता रहता है। पर ये प्रोसेस स्लो होगी, क्योंकि ये जो मैसेज पासिंग होगी वो सिस्टम कॉल के द्वारा होता है। लेकिन यहां पर शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, वही हमने आपको ये एरिया दे दिया, अब आप इस एरिया में आप चाहो तो आप यूज कर लो, चाहे आप यूज कर लो। तो ये हो गया कम्युनिकेशन बिटवीन। यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है, याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें, क्योंकि ये तो एक सीधी सी बात है ना कि हमने और आपने मिल करके ये चीज को डिसाइड कर लिया, भाई कुछ समय तुम यूज कर लेना, कुछ समय तुम यूज कर लेना, साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। जब तुम्हारा काम हो जाए तब हम कर लेंगे, जब तुम्हारा काम हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। ये है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रा प्रोसेस होता तो आप बोल सकते थे, इंटर प्रोसेस में ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन होता तो हम बोल सकते थे, बिल्कुल सही बात बोली, यहां पर इंटर प्रोसेस है। चलो बताओ। A set of processes is deadlock. नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आंसर दिया था मैंने। सी कैसे होगा? ए होगा ना, ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। इसका मतलब यही है कि अगर आप, एक प्रोसेस है ए जिसको एक रिसोर्स दे दिया बी, एक प्रोसेस बी, मतलब ऐसा बोल सकते हो, एक प्रोसेस ए है जिसको रिसोर्स दे दिया आर, है ना, एक प्रोसेस बी है जो कि आर का वेट कर रही है, बट ए जो है वो होल्ड करके रखा है आर को। समझ में आ रही बात? तो उस कंडीशन को ही आप बोलोगे, उस सर्टेन कंडीशन को बोलोगे आप डेडलॉक, है ना। समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, यानी हर प्रोसेस अपने आप में एक ब्लॉक्ड हो गई है। समझ में आ रही बात? अभी डेडलॉक पढ़ेंगे जब डिटेल में, तो हम आपको बताएंगे। डेडलॉक इज अ सिचुएशन विच ऑकर्स बिकॉज अ प्रोसेस ए, अब देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझाया कि प्रोसेस ए इज वेटिंग फॉर वन रिसोर्स एंड होल्ड अनदर प्रोसेस। अनदर रिसोर्स कौन सा है? जो कि ब्लॉक है। ब्लॉक कैसे? एट द सेम टाइम another process B demands blocking a resource as it already held a process A। समझ में आ रही बात? सबने अपने अपने रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, कोई किसी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब कोई किसी को नहीं दे रहा है। ठीक है ना? तो उसी को बोलते हैं हम डेडलॉक। डेडलॉक कई तरीके से होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, नो प्रियम्पशन है, अभी प्रियम्पशन का भी मतलब बताएंगे, सर्कुलर वेट है, ऐसी 3 से 4 कंडीशंस होती हैं जिसमें डेडलॉक की सिचुएशन ऑकर
होती है, बताएंगे उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी जस्ट जस्ट आपको जानना है कि बेसिकली होता क्या है। आगे देखिए, प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने। बताओ। देखो, फंक्शन पैरामीटर होता है, लोकल वेरिएबल भी होते हैं और रिटर्न एड्रेसेस भी होते हैं। क्या नहीं होता है? पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, बाकी सारी चीजें होती हैं। जब आप रिकर्सन यूज करते हो ना, तो रिकर्सन के दौरान में जब आप क्या करते हो, रिटर्न एड्रेसेस का मतलब जब आप वैल्यू रिटर्न करते हो ना उसके प्रीवियस वैल्यू, तो क्या होता है, स्टैक में तो होता है। रिकर्सन जो है वो आप मेंटेन ही करते हो स्टैक में। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस आईडी, पीआईडी का मतलब प्रोसेस आईडी। पीआईडी मतलब प्रोसेस आईडी। बताओ। यूज्ड बाय अ पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस। नहीं, अगर एग्जिट का यूज करोगे तो एग्जिट का मतलब चाइल्ड प्रोसेस का कैसे पता लगेगा कि एग्जिट हुआ है या नहीं हुआ है? फोक का मतलब क्रिएट होगा और गेट का मतलब नहीं होगा। यहाँ पर वेट, कैसे वेट करेगा? जो हमारा वेट सिस्टम कॉल है वो इस बात का इंतजार करेगा, मतलब वो डिटरमाइन करेगा कि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो एग्जिट स्टेट में गई कि नहीं गई, है ना, वो एग्जिट हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि अगर चाइल्ड वाली एग्जिट नहीं होगी तो पेरेंट एग्जिट नहीं होगी, है ना। तो इसी के लिए वेट सिस्टम कॉल का यूज किया जाता है। तो वेट लिखा है ऑलरेडी, पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। this the parent process uses the wait system call and gets the exit status of the child process as well as the PID of the child process जो कि टर्मिनेट हुई है। तभी तो पता चलेगा कि चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है ना। इसको लिख लीजिए, जिसको भी लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रोसेस से रिलेटेड। टफ एक भी नहीं था, सारे इजी हैं क्वेश्चन। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर। ऑब्वियसली बात है, किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। नोट करना है। बता चुके हैं ऑलरेडी वैसे तो हम, फिर भी किसी को करना हो तो कर सकता है। चलो आगे बढ़े। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ। A process control block does not contain सी। यस, ऑब्वियसली बात है। सी क्यों होना चाहिए? क्योंकि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम तो वो है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड करता है, तो उसके पहले तो पीसीबी में कोई जानकारी नहीं होगी। पीसीबी में स्टैक, डेटा, कोड ये सब हो सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है? सी। एक्सप्लेनेशन ये है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नॉन एज। हम्म एफिशिएंसी कैसे होगा? थ्रूपुट होगा। थ्रूपुट का मतलब यही होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, थ्रूपुट। समझ में आ गई बात? उसे बोलोगे आप थ्रूपुट। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम हमने दे दिया, कुछ प्रोसेसेस दे दी कि मान के चलो ए बी सी डी, इनके कुछ प्रोसेसिंग टाइम दे दिए, मान लेते हैं 1 3 4 7 ऐसे कुछ टाइम दे दिया। और हमने ये पूछा कि अगर 10 यूनिट टाइम है तो हाउ मैनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट, अगर ए बी और सी को एग्जीक्यूट करा दें तो तीनों हो जाएंगी एग्जीक्यूट इस पर्टिकुलर टाइम में कि नहीं हो पाएंगी? अरे 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 8 यूनिट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस 10 यूनिट हमने टाइम दिया तो उसमें ये और ये तीन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने कहा कि सी को पहले एग्जीक्यूट कराएं तो सी के बाद डी आएगा, तो कितनी प्रोसेस हो पाएंगी? 2। तो इसका थ्रूपुट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि थ्रूपुट सबसे अच्छा किसका होगा? जिसमें कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा होगा। समझ में आ रही बात? और उस वो थ्रूपुट के ऊपर डिपेंडेंसी, थ्रूपुट मतलब हमारा यही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। यही मतलब है। कैपेसिटी और एफिशिएंसी का मतलब नहीं होगा। कैपेसिटी तो मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस की कैपेसिटी सी बात कर रहे हैं, मेमोरी से रिलेटेड बात आती हो तो। इफिशियंसी का मतलब उस प्रोसेस की इफिशियंसी कितनी है, वो अलग चीज हो गई, है ना।
द नंबर ऑफ प्रोसेस ये हमने दे रखा है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। थ्रूपुट हाई और थ्रूपुट लो। हाई का मतलब जिसमें शॉर्ट एग्जीक्यूशन लगे, शॉर्ट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हो, और थ्रूपुट लो कब होगा, जब हाई या मैक्सिमम टाइम मतलब एग्जीक्यूशन लग जाए, उसको आप बोलोगे। ठीक। एग्जाम्पल मैंने आपको लगभग दे दिया है, शायद वही एग्जाम्पल है ये जो मैंने दिया है अभी आपको। ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़े। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू आइडियल नहीं रहना चाहिए। सीपीयू आइडियल का मतलब समझते हो आप लोग? सीपीयू आइडियल का मतलब समझते हो? नहीं नहीं, सीपीयू आइडियल का मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में कोई प्रोसेस ना हो, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, काम खत्म, खाली बैठे, अब अपनी अगली प्रोसेस आई, फिर अपन उसको देखेंगे, तो दैट मीन्स टू मच लॉन्ग टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस। बट यही चीज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक रेडी क्यू होता है। उस रेडी क्यू का मतलब यह है कि आपने सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेसेस डाल दिए उस क्यू में, ए का काम खत्म हुआ, खत्म, बाहर आए, या ए को होल्ड भी करना है तो बी को लेके आए, बी का होल्ड करा सी को। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज दैट कि अगर आप एक लॉयर हो और आपके पास में कई नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, तो सपोज दैट कि आपने ए का केस हुआ, ए के केस को आप देख रहे हो, तो उसमें कुछ जरूरी कागजात लगे हैं, उसको टाइप करवा रहे हो, उसमें तैयारी कर रहे हो, जब तक बी क्लाइंट आया उसकी बात सुनी, उसको यूज कर रहे हो, उसका काम कर रहे हो। तो ऐसा अगर आपके पास में 4-5 क्लाइंट हो गए तो आप उनकी चीजों को हैंडल एक साथ कर रहे हो। समझ में आ रही बात? लेकिन कर रहे हो वन बाई वन, बट सो मेनी टास्क आपको दिए गए, सो मेनी प्रोग्राम्स आपको गिवन है उस रेडी स्टेट में, है ना? ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग जब आप यूज करते हो तब। द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। अब उसकी करंट एक्टिविटी क्या हो सकती है कि वो न्यू है, रेडी है, टर्मिनेटेड है, रनिंग है, वेटिंग है, जो भी है उसकी। हाँ, मतलब सीपीयू ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात आपने सोची। हम खाली ना बैठे, आइडली ना रहें उस चीज के लिए। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। क्या कहना आप चाह रहा है कि प्रोसेस की इनमें से कौन सी स्टेट नहीं होगी? तो बेटा न्यू होती है, वेटिंग, ये वेटिंग होगा, है ना, ये वेटिंग होगी। रनिंग होती है लेकिन ओल्ड नहीं होती। ओल्ड ऐसी कोई स्टेट ही नहीं है जो होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओल्ड का कोई मतलब नहीं है ना? So there is no process state such as old. When a process is created, then the process is in new state. Yes. When the process gets the CPU for its execution, then the process is running state. And when the process is waiting for an external event, then the process is the waiting state. Okay. चलो आगे बढ़े। Next question. What is a process control block? क्या होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? शुरुआती दौर में ही बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है। डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। ना तो प्रोसेस टाइप वेरिएबल होगा, ना सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन होगा, ना ही ब्लॉक है मेमोरी में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर। A process control block is a data structure. It contains information related to processes such as a process state, program counter, CPU register, etc. Program control block is also known as task control block. याद रखना, ये नाम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहें या हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक कहें,
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, टास्क मैनेजर में सारी आप प्रोसेसेस देखते हो, है ना, सीपीयू की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं है, याद रखना। वो टास्क मैनेजर, इसमें अलग अलग टास्क चल रहे हैं, उसकी हर एक चीज देख पा रहे हैं। उसमें पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जब जाओगे तब वो आपको सारी चीजें बता देता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंट्री ऑफ द ऑल पीसीबीज ऑफ द करंट प्रोसेस इज इन, द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबीज ऑफ द करंट प्रोसेसेस इज इन, बोलो। सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमा के पूछा गया है। जितनी भी एंट्री होंगी वो किस में होती है, प्रोसेस टेबल में ही तो होती है। करंट प्रोसेस इज इन द प्रोसेस टेबल, the entry of the all the PCBs of the current process in the process table. The process table has the status of each and every process that is created in the OS along with the their PIDs. PID मतलब प्रोसेस आईडी, उस पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं, पीआईडी से वो मैप होगी कि भैया कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, तो उसको किस में रख रखा है, एक प्रोसेस टेबल में रख रखा है। प्रोसेस रजिस्टर नहीं होगा, प्रोग्राम काउंटर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर वो रखता है, क्योंकि रजिस्टर है, वो प्रोसेसर रजिस्टर है, जो कि नहीं हो सकता। प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पार्ट है, जो कि किसी प्रोसेस को प्रोसेस करेगा, इसलिए प्रोसेस टेबल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने मल्टी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया था, पहले ही डिस्कस किया था, थोड़ा आंसर दीजिए, ऑप्शंस पढ़िए फिर बताइए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द आईओ क्यू? नहीं, अभी जो आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल नहीं। कौन बोल रहा है? ए कैसे होगा? ये तो बोल रहा है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि सो मेनी प्रोसेसेस हैव द रेडी क्यू, बट आंसर क्या होगा, रेडी क्यू नहीं होगा, आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ प्रोसेसर इन मेमोरी। क्यों? अगर आपके पास में मेमोरी, क्योंकि सबसे पहली प्राइमरी फैक्टर मेमोरी है, आपने प्रोसेसेस तो रख लिया, लेकिन अगर आपके पास में मेमोरी उतना नहीं होगा तो आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कराओगे उस पर्टिकुलर, भाई आपने बहुत सारी प्रोसेस रेडी में रख रखी है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यही है ना कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रही तो बी आपका वेटिंग या होल्ड कंडीशन पर पड़ा हुआ है, लेकिन ए का काम, अगर ए को दूसरे सोर्स की जरूरत पड़ी तो बी का आपने क्या किया, यूज कर लिया। समझ में आ रही बात? होता वो एक ही प्रोसेसिंग है, एक समय में एक ही काम को करेगा, लेकिन जब तक उसको कोई दूसरा रिसोर्स वेटिंग में है, उसको दूसरा रिसोर्स वेटिंग में है, लेकिन अगर वो एक रिसोर्स फ्री कर दिया उसने तो उसको एग्जीक्यूट करा देता है। समझ में आ रही बात? तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे अफेक्टेड हो सकती है, द नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, ये प्राइमरी फैक्टर है उसका। ठीक, आप चाहो तो इसको लिख लीजिएगा। बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग का हम यूज इसलिए करते हैं कि ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा कर देता है ना। Multi-programming means the number of processes are in the ready state to increase the utilization of CPU. Multi-programming is one of the most important ability to of OS, है ना। Generally, a single process can use CPU or IO at all time. So wherever CPU or IO is available, another process can use it. समझ में आ गई बात?
क्या बोल रहा है कि सिंगल प्रोसेस कैन नॉट यूज सीपीयू और आईओ एट ऑल टाइम, मतलब हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो सीपीयू और आईओ को अवेलेबल करा देते हैं अनदर प्रोसेस, ठीक। ऐसा नहीं होगा, इसलिए अपन मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। बट ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? मेमोरी पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये तो रेडी क्यू में रखते हैं। पर डिग्री कैसे डिसाइड करोगे? जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी ना। डिग्री कैसे स्टार्ट करो? डिग्री का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, बट कैसे होंगी? जब नंबर ऑफ प्रोसेस हमारी मेमोरी में होती हैं। इसको अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको एक पॉइंट लिखा सकता हूं। There are the some factor affecting the degree of multiprogramming, such as the primary factor is the amount of memory available to be allocated to executing processes, है ना? So if the amount of memory is too limited, the degree of multiprogramming will be limited, ठीक है ना? उतनी प्रोसेसेस आप रख ही नहीं पाओगे ना। मेमोरी एरिया अगर आपका नहीं होगा तो आप नहीं रख पाओगे। लाइक मल्टीपल प्रोग्रामिंग, आप चाहो कि हम वर्ड का काम भी कर रहे हैं, फाइल एक्सेल का काम भी कर रहे हैं, या और भी कोई काम है हम चाह रहे हैं। जब आपको वर्ड की जरूरत नहीं तो आप एक्सेल यूज कर रहे हो, पर एक्सेल आपको नहीं करना है तो कोई और काम आप कर रहे हो। बट इतनी मेमोरी भी तो हो कि आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स को ओपन कर पाओ, मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन कर पाओ। काम आप एक ही समय में एक ही कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। बट स्विच करोगे तो उसके लिए मेमोरी तो चाहिए ना। समझ गए कि नहीं? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। A single thread of control allows the process to perform. Next question है, a single thread of control allows the process to perform. सिंपल है तो वाला क्वेश्चन, बताओ। हाँ, ऑब्वियसली बात है। सिंगल थ्रेड का मतलब यह है कि देखिए, थ्रेड क्या है? एक प्रोसेस का छोटा सा पार्ट है। मतलब हम जैसे सब प्रोग्राम बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट, उसी को आप थ्रेड बोल रहे हो। तो सिंगल थ्रेड मतलब थ्रेड भी एक प्रोग्राम है, थ्रेड भी एक प्रोसेस है, बट लाइट वेटेड प्रोसेस बोला जाता है थ्रेड को, याद रखना, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कम लाइंस का कोड होगा, जिसको आप एक थ्रेड बोल दोगे। एक बड़ी प्रोसेस का मतलब एक बहुत बड़ी प्रोसेस होगी जिसके अंदर कई सारे टास्क हैं, उस टास्क को आप थ्रेड बोल सकते हो। सो अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउ द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम। अगर सिंगल थ्रेडेड, आपने सुना होगा मल्टी मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोसेस, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही टाइप्स हैं। कि जब मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली आपकी रन होंगी तो उसको बोल दोगे आप मल्टी थ्रेडेड। जब सिंगल थ्रेड आपका एक प्रोसेस पे यूज कर रहे हो, दैट इज सिंगल थ्रेडेड, ठीक। Single thread of control allows the processes to perform only one task at a time. In case of the multi-core, multiple threads can be run simultaneously and can perform multiple tasks at a time. ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अब, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बोलो। मल्टीपल प्रोग्राम वेटिंग इन द रेडी क्यू टू रन, ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, मतलब कि एक बेसिक डेफिनेशन है। बट क्यों यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है आपसे, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू का यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर हो जाए तो उसी को ही आप क्या बोल रहे हो? मल्टीपल मल्टी प्रोग्रामिंग।
नहीं समझ पाए ऐसी? आप इस बात को ऐसे समझो कि आपके पास में कई सारे कस्टमर आते हैं, ठीक है? आप या तो ऐसा कर लो कि भाई जो एक कस्टमर आया है उस कस्टमर को पूरा उसका सामान दे दो और उसको आप विदा करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कस्टमर्स को आप क्या करते हो ना, कुछ लोग होते हैं ना, भैया दो सामान तुमको दे दिए, दो तुमको दे दिए, दो तुमको दे दिए, अब तुम तीनों होल्ड मतलब एक साथ वेट कर रहे हो, ना तो तुम्हें नाराजगी, ना तुम्हें नाराजगी और ना उसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या कर रहे हो, ये एक तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब आप अपनी शॉप पे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। इसलिए क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब टू इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। आप अकेले ही हो, आप अकेले ही हो, मल्टीपल प्रोसेस आई मतलब मल्टीपल कस्टमर्स आए, लेकिन आप तो अकेले ही हो, आपको अकेले ही उन तीनों प्रोसेस को हैंडल करना है, यानी तीनों कस्टमर्स को हैंडल करना है। बट फर्स्ट वे क्या होना चाहिए, तीनों को भैया लाइन अप कर दो, दो आपको सामान दे दिए, दो आपको दे दिए, तीन आपको दे दिए, अब आप सभी लोग रेडी क्यू में खड़े हो। तो रेडी क्यू में खड़े हो ये मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है, बट ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को होल्ड कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा अपनी सेलिंग बढ़ा सको। ये है आपका मेन ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ गई अभी? यही है मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसर हैं, मतलब मल्टीपल लोग्स हैं जो आपकी समस्या को सुलझा सकते हैं। एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट। समझ में आ गई बात? कि एक दुकान पर चार लोग खड़े हुए हैं, चार दुकानदार हैं, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं, और चार कस्टमर आए, एक को एक ने हैंडल कर लिया, एक को एक ने हैंडल कर लिया, एक को एक ने हैंडल कर लिया, दूसरे को दूसरे ने हैंडल कर लिया। तो ऐसे चारों कस्टमर चारों प्रोसेसर्स पे बढ़ गए, यानी चारों प्रोसेसेस चारों प्रोसेसर्स पर बट गई, तो वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है, उसे कहोगे मल्टी प्रोसेसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अभी का आपके पास में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनी प्रोसेसर। तो उसमें बेस्ट वे क्या होगा सीपीयू का यूटिलाइजेशन का, कि आप उसकी मल्टी प्रोग्रामिंग कर लो। अब कितनी आपके पास में डिग्री है ये डिपेंड कैसे होगा, आप सोचिए जरा। आपके पास एक दुकान है, मैंने अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, देखिए रैंडमली दिमाग में आया कि कस्टमर्स वाला, आपकी दुकान में कितनी जगह है कस्टमर्स को होल्ड करके रखने की? समझ में आ गई? अभी देखो इस कॉन्सेप्ट को जो हम प्रीवियसली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, मतलब आपकी दुकान में कितनी जगह है कि कस्टमर्स को खड़ा, ऐसा नहीं कि रोड पे खड़ा हो कस्टमर, ये नहीं है, ये बेस्ट वे नहीं है कस्टमर को होल्ड करने का। बेस्ट वे क्या है कि आपकी शॉप में तीन व्यक्तियों के खड़े होने की या उसके बैठने की जगह है, उसे कहोगे आप मेमोरी, है ना? उसे मेमोरी नहीं कहोगे कि रोड पे भीड़ लगा रखी है, राशन की दुकान थोड़ी ना है कि वो बांट रहे हैं अपन की बाहर आदमी खड़ा हुआ है, ये वो नहीं है। वेस्ट वे क्या है कि आपके पास में कितनी जगह है। तो दैट मींस कि द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का किस तरीके से यूज कर रहे हो। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट मींस द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी में कितने लोग खड़े हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से प्रोसेस के कंसेप्ट में समझिए कि नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी कितनी रेडी क्यू में है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाए होगे, ठीक है? ये है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो आज हमने लगभग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं प्रोसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। अब अगली जब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का मतलब यह है कि एक प्रोसेस या कई सारी प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट होती हैं तो उसके लिए आप कौन सी एल्गोरिथम लगाते हो। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिर इसके बाद में मैं क्लास एंड करूंगा। कि जैसे मान के चलिए आप क्या करते हो कि आपके पास में पहले बंदा आया और उसने आपने उसको पहले सामान देके फ्री कर दिया, है ना? तो FCFS होती फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF होती है शॉर्टेड जॉब फर्स्ट,
इसका मतलब ये है कि जिसको कम सामान लेना है, जैसे मान के चलिए कि अगर आपकी दुकान में एक व्यक्ति को 10 सामान लेने, एक को 1 लेना, एक को 4 लेने हैं, एक को 3 लेने हैं, तो आप क्या करते हो? जिसको भैया हमें एक कहते हैं ना कि एक साबुन दे देना, ठीक है, आपने बोला 1 लक्स साबुन दे देना, भैया और कुछ चाहिए? नहीं, हमें बस एक ही चीज चाहिए। तो आपने उसको फटाफट लक्स साबुन दिया और उसको फ्री किया। अब सपोज दैट अगर आप FCFS यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले जिस जो आया 10 साबुन, 10 आइटम जिसको चाहिए थे, तो वो एक साबुन जिसको लेना है वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आप लोग डी मार्ट जाते हो, मार्ट जाते हो ना? आपको अगर आप कोई अलग अलग लोग अलग अलग सामान परचेज करते हैं, लेकिन जब आप बिलिंग कराने जाते हो, मैंने इस बात को फील किया इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, जिसको 10 सामान चाहिए हो या जिसको 1 सामान चाहिए उससे कोई मतलब नहीं। जब आप बिलिंग जा रहे हो तो जिस सीक्वेंस में खड़े हो उसी सीक्वेंस में आपकी बिलिंग होती है, राइट? अब अगर आपके पास में एक ही सामान है, उस सामान को लेने के लिए आपने पहले तो आधे घंटे ढूंढने में लगाए, और ढूंढने के बाद में आपने 1 घंटे बिलिंग में लगा दिए। आपको सामान कितना चाहिए था? 1। उस सामान ऐसा नहीं होगा कि उस एक सामान के लिए आपकी बिलिंग पहले हो जाए। ये है FCFS। SJF क्या कहता है? SJF ये कहता है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिसका काम कम है उसको पहले विदा कर दो, उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो, इसके बाद बाकी प्रोसेस को करेंगे। तो जिन का कम कम सामान है उनको पहले निपटाओ, जिसका ज्यादा सामान है उसको बाद में निपटाओ। इसका मतलब ये है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? और एक शेड्यूलिंग कौन सी होती है? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? कोई हमारा बहुत खास रिश्तेदार आ गया ना, 10 ग्राहक भी खड़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? या मंत्री जी आ गए हो, अरे नहीं नहीं पहले मंत्री जी को निपटाएंगे अपन, तो पहले आपने उसकी प्रायोरिटी दे दी, हायर प्रायोरिटी। तो आपने उसको दे दिया भैया कि भैया आपको सामान चाहिए, आपको आपने उसको सामान दे दिया। हालांकि मंत्री तो आपकी दुकान पे ऐसे सामानता नहीं दिखाई देंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया कि एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति आपकी दुकान पर आता है तो उसे आप वेट नहीं करवाते हो, दैट इज द प्रायोरिटी सेट कर देते हो। उस प्रायोरिटी को आपको पहले एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हायर नंबर ऑफ प्रायोरिटी, दैट मीन्स की हायर प्रायोरिटी और लोअर नंबर ऑफ प्रायोरिटी, ये डिपेंड करता है कि आप उस प्रायोरिटी में कैसे सीक्वेंसिंग करते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम एक होती है राउंड रॉबिन, एक होती है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन कहती है कि एक फिक्स क्वांटम फिक्स कर देता है ना? लाइक वही वाली बात, 2 सामान तुमको दे दिए, 10 मिनट तुमको दे दिया, 5 मिनट तुमको दे दिया, 2 मिनट तुमको दे दिया, 4 मिनट तुमको दे दिया, और इसके बाद फिर घूम के आता है वो। तो वो एक सर्कल काम करता है, एक सर्कुलर काम करता है वो। तो ये इस तरह की अलग अलग टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। इन पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम उस क्लास में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज इन एल्गोरिथम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। चलो, निमसेट का सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है, निमसेट का सिलेबस होगा, टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा बचा है। ठीक है, के मैप मैंने पढ़ाया था, है ना? तो के मैप अगर आप रिवाइज कर लो, अभी हम एक सोच रहे हैं कि एक आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दे देंगे, तो जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व भी हो जाएंगी, जिसमें अगर किसी को डाउट्स हैं तो। ठीक है, चलो, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टाइम क्वांटम तो कांस्टेंट होता है, हाँ टाइम क्वांटम कांस्टेंट होता है, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि टाइम क्वांटम क्या है बेसिकली। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।